शुरू करते हैं आज जो सेकेंड ईयर टेस्ट हुआ है बायोलॉजी के एमसीक्यूज। पहले नंबर पे यहाँ एमसीक्यूज मेंशन है, इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। आपको पता होगा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दो कंपोनेंट है, एयर पैसेज वे और लंग्स। एयर पैसेज वे में नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। जबकि लंग्स जो है इसकी जो बेसिक यूनिट है जिसको अल्वियोलाई कहा जाता है। इस अल्वियोलाई की अगर हम बात कर लें सो ये हमारे पास वो जगह है जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है। लेकिन ये गैसियस एक्सचेंज किसके साथ हो रहा है? यहाँ इनके साथ कैपिलरीज होती हैं। इन कैपिलरीज के साथ जो है इनका गैसियस एक्सचेंज होता है। एयर जो हम इनहेल्ड करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है और ब्लड यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। तो ऑक्सीजन जो है ये चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है और ऑक्सीजन जो है वो इंटर्ड होता है तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है। सो मतलब अल्वियोलाई ये वो जगह है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो इस वजह से ऑप्शन ए इज करेक्ट। Second MCQ दिया हुआ है, which of the following statement is true about involuntary breathing। आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है ये चूंकि इनवॉलेंट्री है। अगर आप सोए हुए हैं या अगर आप किसी काम में मसरूफ है तो उस वक्त ब्रीथिंग कंटिन्यूस होता है। अगर हमारा उस साइड पे ध्यान ना भी हो तो भी ये ब्रीथिंग का प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि ये जो ब्रीथिंग है ये हमारी जो मेड्यूला ओब्लांगेटा है, हमारी ब्रेन का जो पार्ट है, जो हैंड ब्रेन का हिस्सा है, ये वो कंट्रोल कर रहा है। हाँ, टू सम एक्सटेंट जब वो वॉलेंट्री की बात आती है, टू सम एक्सटेंट शॉर्ट टाइम के लिए, तो फिर वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर या पोन्स इसको कंट्रोल करता है। तो इस वजह से यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूरॉन लोकेटेड इन मेड्यूला एंड पोन्स। MCQ थर्ड पे आते हैं, which of the following gas is released out during the process of respiration। जब आप इनहेलेशन से करते हैं तो याद रखिए इनहेलेशन या इनहेल्ड एयर में आपके पास नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और इनके अलावा वाटर वेपर भी पाए जाते हैं। इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन 78 है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है और ये जो है वेरिएबल होते हैं। तो जब हम एक्सहेलेशंस की बात करते हैं, एक्सहेल्ड एयर में नाइट्रोजन 78% सेम है, ऑक्सीजन 16% और कार्बन डाइऑक्साइड 4% और ये वेरिएबल होते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल्ड एयर में इसको रिमूव किया जाता है। सो इस वजह से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है। फोर्थ पे आते हैं, द टाइनी ईयर सैक्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन लंग्स इज कॉल्ड, इनको अल्वियोलाई कहते हैं। 700 मिलियन अल्वियोलाई होते हैं। ये स्क्वेमस एपिथेलियम होता है ताकि सरफेस एरिया को बढ़ा सके। MCQs फिफ्थ पे आते हैं, which of the following functions by filtering and keeping in the mucus and dirt away from our lungs। आपको पता है कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो लंग्स होते हैं उनकी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसकी एक प्रॉपर्टी भी है कि इसको साफ और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ जो एयर चूंकि जब हम इनहेल करते तो कॉन्टामिनेटेड होता है, उसमें तो डस्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये सारी चीजें पोलेंस वगैरह होती हैं, इनको कैसे साफ किया जाए। तो एक तो आपका जो नोज है इसका जो इंटीरियर पार्ट वेस्टिब्यूल है यहाँ पे हेयर होते हैं, इससे ये डस्ट पार्टिकल ट्रैप करता है। तो इसके बाद जो हमारे पास नेजल कैविटीज है वहां पे म्यूकस की सिक्रीशन होती है, सेलिया भी होते हैं। फिर इसके अलावा ट्रेकिया जो है इसमें भी सेलिया पाए जाते हैं।
सो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसको एयर को फिल्टर किया जाता है, तब जाके रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुंचा जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेलियन ट्रेकिया और म्यूकस मेम्ब्रेन हुआ और हेयर इन द नोज, ये सारा जो इसको साफ रखेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स फंक्शन एज एन एयर कंडीशनर। आपको पता है कि नोज जो है इनकमिंग एयर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे एडजस्ट करता है, तो ये एयर कंडीशनर हुआ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक डायग्राम दिया हुआ है, इन द डायग्राम विच पार्ट्स इज द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। सो अगर आप इस डायग्राम को देख लें तो ये हमारे पास चूंकि ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल में ये वाली जो लेयर है ये असल में एंडोथेलियम है, ये जो है ये एंडोथेलियम होता है। और ये जो है ये अल्वियोलाई यहाँ पे स्क्वीमियस एपिथेलियम पाया जाता है, ये स्क्वीमियस एपिथेलियम है। सो आपको पूछा गया आपसे कि कौन सा पार्ट जो है वो एंडोथेलियम को रिप्रेजेंट करता है। सो इसमें से पार्ट बी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यूज 8 पे आते हैं। रेफर फॉर द गिवन डायग्राम। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो डायग्राम में आप जरा एरो को देख लें कि एरो का निशान किस साइड पे दिया हुआ है। एरो का निशान इनहेलेशंस के दिया हुआ है या एक्सहेलेशंस के लिए दिया हुआ है, तो आपको जो है फौरन अंदाजा हो जाएगा। तो कहते हैं चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ द डायफ्राम इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स। डायफ्राम जो होता है ना, आपको पता है कि डायफ्राम इस वक्त इस कंडीशन में है, वैसे नॉर्मली तो इस कंडीशन में होता है ना, तो ये चूंकि इसको हम कहते हैं कि ये डोम शेप है, राइट। अब ये कंडीशन है तो आपके ज़हन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एग्जैक्टली ऑप्शन ए। द वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स इंक्रीजेस इन द डायफ्राम विद द कंट्रैक्टेड स्टेट, ताकि एयर को इनहेल किया जा सके। एमसीक्यूज 9 पे आते हैं। prevent the food from entering into the glottis during swallowing। आपको पता होना चाहिए कि फेरिंक्स जो कि कोन शेप है उसके साथ यहाँ पे एसोफेगस होता है और दूसरी साइड्स पे इसकी जो ओपनिंग होती है ये हमारा चूंकि लैरिंक्स है, ठीक है। लैरिंक्स की ओपनिंग को हम ग्लोटिस कहते हैं और इसके ऊपर एक लेड होता है, इसको एपिग्लोटिस कहते हैं, जो खुराक को आपकी सांस की नाली में जाने से रोकता है। सो इस ऑप्शन डी इज करेक्ट, एपिग्लोटिस। बिकॉज अगर कभी कभार खुराक जो है सांस की नली में चला जाए तो वो ट्रेकिया में जाके ट्रैप हो जाता है और इस फिनोमेना को चॉकिंग कहते हैं, दम घुटना, तो इंसान मर सकता है। एमसीक्यू 11 पे आते हैं। विच गैस फाउंड इन सिगरेट स्मोक बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन टेकिंग द प्लेस ऑफ ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेल्स। आपको पता है स्मोकिंग जब आप लिट करते हैं, जब उसको जलाते हैं, पफ लेते हैं, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड 249 टाइम मोर इफेक्टिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के मुकाबले में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बाइंड होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 12th, the functional contractile unit of skeletal muscle is सर्कोमायर है। आपको पता है कि स्केलेटल मसल जो है वो मसल बंडल से बने हुए, मसल बंडल, मसल फाइबर, फिर मायो फाइबर, फिर सर्कोमायर, जो कि आपको पता होगा कि हमारे पास ये लेट्स सपोज हम कंसिडर कर लें कि मायोसिन है, ठीक है, ये मायोसिन है और इस मायोसिन के ऊपर जो है ये एक्टिन पाया जाता है। सो ये हमारे पास जो है इसके ऊपर ये एक्टिन प्रेजेंट है। तो अब अगर हम देख लें सो ये हुआ आपके पास मायोसिन जिसको थिक फिलामेंट कहते हैं और ये हुआ एक्टिन जिसको थिन फिलामेंट्स कहते हैं। और हाँ ये भी याद रखें कि इस एक्टिन के साथ हमारे पास कुछ और प्रोटीन भी होते हैं जिसमें एक ट्रोपोनिन है और एक जो होता है ट्रोपोमायोसिन होता है। सो
आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि द फंक्शनल कॉन्ट्रैक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल सर्कोमायर, तो एक सर्कोमायर सिंगल सर्कोमायर है। इस सिंगल सर्कोमायर में ये जो होता है ना, ये वाली जगह, इसको ए बैंड कहते हैं, एनिसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, डार्क रीजन्स कहते हैं। जाहिर बात है ये भी हमारे पास ए बैंड हुआ एनिसोट्रॉपिक, ये भी हमारे पास ए बैंड हुआ एनिसोट्रॉपिक। अब दो ए बैंड के दरमियान वाली जगह जो आपको ये नजर आ रही है, ये हमारे पास जो है आई बैंड है आइसोट्रॉपिक, ये भी आई बैंड है आइसोट्रॉपिक, आई बैंड है। सो अब ये जो दो सर्कोमायर मिले हुए, इसको ज्विश लाइन्स कहते हैं। ये भी हमारे पास ज्विश लाइन है, जबकि ये वाली जगह जो है इसको हेलीफार्ब्राइट कहते हैं, एज जोन। और जब ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब मिलते हैं तो इसको हम फिर मीडियल लाइन्स कहते हैं, एम लाइन कहते हैं। MCQ 13 दिया हुआ है, विच स्ट्रक्चर शॉर्टन ड्यूरिंग मसल्स कंट्रैक्शन। आपको पता होना चाहिए कि मसल कंट्रैक्शन के वक्त ये आई बैंड जो है ना, ये डिसअपीयर हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाता है, ए बैंड पे असर नहीं पड़ेगा। सो इस वजह से हमारे पास MCQ 13 में ऑप्शन बी इज करेक्ट। 14 द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन स्केलेटल मसल्स मेनली स्टोर, ये कैल्शियम आयन को स्टोर करता है, और कैल्शियम आयन जो स्टोर करता है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहते हैं। आपको पता है कि कैल्शियम आयन जो है ये मसल्स कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व है। ये लेट सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो मसल बंडल है उसके अंदर जो मसल फाइबर होता है, उसके अंदर जो हमारे पास मसल फाइबर पाया जाता है, तो उस मसल फाइबर में टी ट्यूब्यूल का जिक्र हम करते हैं, टी ट्यूब्यूल ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल का जिक्र करते हैं। ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल जो है इसके साथ यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पाए जाते हैं। सो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ट्राइएड्स कहलाता है, इसको ट्राइएड्स कहते हैं। यहाँ पे मोटर नर्व जो है इसको स्टिमुलेट करेगा ताकि ये कैल्शियम आयन को रिलीज कर सके। So MCQ 14 में ऑप्शन सी इज करेक्ट। 15 द रीजन्स बिटवीन टू ज्विश लाइन इज कॉल्ड सर्कोमायर, दो ज्विश लाइन के दरमियान जो यूनिट होता है इसको सर्कोमायर कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 16 द एज जोन्स कंटेन मायोसिन, यहाँ पे पाए जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हेलीफार्ब्राइट जो होता है। MCQ 17 पे आते हैं, द डार्क बैंड ऑब्जर्व्ड अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए बैंड को डार्क बैंड कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 18 द सर्कुलीमा इज, सर्कुलीमा जो है ना ये सेल मेम्ब्रेन है लेकिन मसल की, जिस तरह एक न्यूरॉन में न्यूरोलीमा होता है। So option B is correct. 19 which of the following is not components of the thin filaments, मायोसिन वहां पे नहीं होता। मायोसिन आपको पता है कि वो थिक फिलामेंट है, वो सेंटर में होता है। सो इस वजह से हमारे पास MCQs नंबर 19 में ऑप्शन बी इज करेक्ट। 20 पे आते हैं, इन स्केलेटल मसल्स ट्राइएड्स कंसिस्ट ऑफ, ये इसकी बात हो रही है। सो दैट्स कंसिस्ट ऑफ 1 टी ट्यूब्यूल्स एंड 2 टर्मिनल सिस्टर्नी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 21 द एम लाइंस visible in diagrams of the sarcomere represent, the M lines जो है, the M line visibles जो है हमारे पास सर्कोमायर के अंदर, ये हमारे पास मायोसिन फिलामेंट्स यहाँ पे इन कोर होते हैं, they come close together. So option B is correct. 27 the name sarcoplasm refer to cytoplasm of muscle fibers को कहते हैं। 23 पे आते हैं, द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज विजिबल इन द क्रॉस सेक्शनल। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शंस में देख लें तो दो जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं वो एक दूसरे के साथ कार्पस कैलोसम के जरिए से अटैच है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 24 विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट एंड बैलेंस, सेरेब्रम का काम है, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 25 इन अ ब्रेन द स्ट्रक्चर दैट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, हाइपोथैलेमस का काम है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 26 विच पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम कंट्रोल ब्रीथ
heartbeat. So option C is correct. Medulla oblongata. 27 in a brain which structure is crucial for memory formation? Hippocampus का काम है long term memory. So option B is correct. 28 in a brain stem from the above downward the correct order क्या होगा? पहले mid brain होगा, फिर pons होगा, फिर नीचे medulla oblongata होगा. So option B is correct. 29. The thin web-like middle layer of meninges in the brain coverings इज द क्या है? एरेक्निडा. इसका सीक्वेंस क्या है? पहले पियामीटर है, फिर एरेक्निडा है, फिर ड्यूरा. ड्यूरा जो है टुवर्ड क्रेनियम होगा और पियर टुवर्ड ब्रेन के करीब होगा. इसको 30 पे आते हैं. डैमेज टू द सेरेब्यूलम सो वुड मोस्ट लाइकली कॉज डिफिकल्टी वॉकिंग इन बैलेंस. क्योंकि सेरेब्यूलम का काम क्या है? स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करना. Option B is correct. 31. The midbrain is control. That's the relay station for auditory and visual. So option A is correct. 32. The medulla oblongata control breath, heart, involuntary activity. So option C is correct. 33. Which structure in the male reproductive system is responsible for the production of sperm? Testis का काम है. So option C is correct. 34. The site of sperm maturation and storage is the epididymis का काम है. Option B is correct. 35. Which gland contribute the majority of fluid volume to the semen and provide fructose for sperm energy? Seminal vesicle का काम है जो कि vesiculate enzymes fructose sugar भी रिलीज कर रहा है. So option C is correct. 36. Which cells in the testis produce testosterone? लाइडिक सेल्स का काम है और सर्कुलरी सेल्स का काम इनहिबिन की प्रोडक्शन है. So option C is correct. 37. The duct that carries both urine and semen in the male is urethra. Option C is correct. 38. The role of the bulbourethral glands, copper gland, is to option B secrete a clear pre-ejaculates fluid to lubricate and neutralize urethral acidity. Option B is correct. 39. The site of fertilization in the female reproductive system is typically the fallopian tube. So option C is correct. आप आते हैं freckles 40 पे. Which layer of the uterus is shed during menstruation? Endometrium का काम है. So option C is correct. 41. Which hormone is primarily responsible for the ovulation and corpus luteum formation? Luteinizing हार्मोन का काम है. ये जो हमारे पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये आके पिट्यूटरी ग्लैंड में एफएसएच और एलएच को स्टिमुलेट करते हैं. एफएसएच होता है फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि एस्ट्रोजेंस की प्रोडक्शन हो सके. फिर एलएच का काम है कि वो जो है ओव्यूलेशंस में रोल अदा कर सके. 42 पे आते हैं. Which structure in the female reproductive system produce estrogen and progesterone? ओवरीज का काम है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 43 पे. 43 नंबर एमसीक्यूज में दिया हुआ है कि an amendal monohybrid cross of capital T and dwarf small t and plant, they have two generations showed a phenotypic ratio. कैपिटल टी वर्सेस स्मॉल टी को क्रॉस कर लें. जब आप क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन हुई. F1 जनरेशन आया. अब इसकी आप ब्रदर सिस्टर क्रॉस करा दें. ब्रदर सिस्टर क्रॉस करने के बाद सेल्फ पोलिनेशन की जरूरत होती है. ये कैपिटल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी और ये हो गया स्मॉल टी हो गया F2 जनरेशन. ये तीन जो एटॉल है एक ड्वार्फ है तो 3:1 हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट. 44. The genotypic ratio in F2 of monohybrid cross. Genotypic ratio क्या होगी? 1:2:1. 1 homozygous tall, 2 heterozygous tall और 1 homozygous dwarf. So option A is correct. 45. In a dihybrid cross between capital R हमारे पास capital R, capital Y, round in yellow and wrinkle in green, small r, small y. The phenotypic ratio in F2. तो अगर देखा जाए पहले आप इसकी गिमिट्स बना दें. कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y. क्रॉस कर ले तो कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y. F1 जनरेशन आ गया. ब्रदर सिस्टर क्रॉस करा दे कैपिटल R, स्मॉल r.
गेमीट्स बना दे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसी तरह स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनकी भी सेम कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसके अगर आप क्रॉस करा दे तो 9:3:3:1 इसकी फिनोटाइपिक रेशियो होगी। सो इस ऑप्शन सी इज करेक्ट। 46 नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं। 46 में क्या है? Which statement best explain Mendel law of independent assortments की बात हुई है। Allele of different gene assort independently of each other. So option B is correct. 47 पे आते हैं। Test cross is performed to determine the genotype of individual showing a dominant phenotypes. So test cross हम कब करते हैं? तो याद रखें टेस्ट क्रॉस जो होता है ये जब F1 को हम क्रॉस कर लें उनके रिसेसिव पेरेंट के साथ तो इसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। सो अगर हम इस तरह कर लें कि क्रॉस कर लें कैपिटल और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वर्सेस स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये अगर हम क्रॉस कर लें तो इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 48 a tall pea plant unknown genotype is crossed with a dwarf pea plant if the half of the offspring are tall and half dwarf, the tall parent genotypic is कहते हैं a tall pea plant। a tall pea plant, हमारे पास tall pea plant तो ये भी है और tall pea plant ये भी है। इस क्रॉस को ड्वार्फ पी प्लांट, इसको ड्वार्फ पी प्लांट के साथ क्रॉस किया जाए। ठीक है, क्रॉस हुआ। If the half of the offspring are tall and half are dwarf, the tall parent is genotypic। अब अगर हम इसको कहते हैं कि हाफ जो है ऑफस्प्रिंग tall और हाफ dwarf हो तो ये देख ले कैपिटल टी स्मॉल टी ये तो नहीं होता क्योंकि इसमें तो सारे के सारे जो है वो tall आ रहे हैं तो ये क्रॉस तो नहीं है। अब ये देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, इसके साथ स्मॉल टी हुआ और स्मॉल टी हुआ 50 रेशियो 50, तो इस वजह से ये हमारे पास क्रॉस आ गया। सो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। 49 a big cross is cross between F1 hybrid and one of the parents either dominant or recessive। इसको फिर big cross कहते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वर्सेस स्मॉल आर स्मॉल वाई या कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वर्सेस कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इनको बिग क्रॉस कहते हैं लेकिन इनको फिर हम प्योरली टेस्ट क्रॉस कहते हैं। 50 पे आते हैं। इन अ बिग क्रॉस ऑफ F1 tall pea plant is with tall parents the offspring will be, ये सारे के सारे टॉल होंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कर ले स्मॉल टी के साथ ये सारे के सारे क्या होंगे टॉल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 51 एमसीक्यूज आते हैं 51 पे। A cross between two heterozygous pea plant, capital T small t and capital T small t, ठीक है, प्रोड्यूस 800 ऑफस्प्रिंग आ गया। ठीक है, हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू बी ड्वार्फ। अब ड्वार्फ इसमें कितने होंगे? ये कैपिटल टी हुआ, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, ये स्मॉल टी हुआ, तो 4 में से एक ड्वार्फ है तो 800 में से कितने होंगे? 200. So option A is correct. 52 in a Mendel monohybrid cross the F1 generation always showed only dominant trait show करेगा। So option is correct. 53 in a cross section of the human kidney the dark outer region contain renal corpuscle, इसको renal cortex कहते हैं। So option B is correct. 54 the conical structure within the renal medulla whose tips project into the calyces, their terms is renal pyramids कहते हैं। So option B is correct. 55 blood enter the kidney through the renal artery के जरिए से enter होते हैं। So option C is correct. 56 the structure that filter blood in the human kidney is called so glomerulus with Bowman capsules, ये filter करता है। So option C is correct. 57 and a nephron the segment that immediately follows the proximal convoluted tubule, उसके बाद loop of Henle होता है।
आपने पढ़ा होगा, ये हमारे पास बोमेन कैप्सूल है, उसके बाद ये हमारे पास जो है वो लूप ऑफ प्रॉक्सिमल कैनोलेटिक ट्यूब्यूल लूप ऑफ इनले है। सो ये जो है डिस्टल कैनोलेटिक ट्यूब्यूल और उसके बाद फिर कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एमसीक्यूज है 58। द वेसल दैट कैरीज द ब्लड फिल्टर्ड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एफेरेंट आर्टरी कहते हैं। एफेरेंट आर्टरी एंटर्ड होती है और एफेरेंट आर्टरी निकलती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 60. The ureter emerges from the kidney at a node called hilums. किडनी जो है ये वाला स्ट्रक्चर जिसको हाइलम या हाइलस कहते हैं, जहां पे रीनल आर्टरी एंटर होती है और रीनल वेन निकलता है और यूरेटर कनेक्ट होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 61. Which vessels carries oxygenated blood to the glomerulus? Afferent artery जो है वो कैरी कर रहा है। 62. Vasa recta are most closely associated with which part of the nephrons? ये लूप ऑफ फिनले के साथ होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 63. What is a probe? डीएनए प्रोब क्या होता है? प्रोब आपको समझा दूं कि ये हमारे पास डीएनए या आरएनए का एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, ताकि अगर बीकर में आपके पास पड़ी हुई है बहुत ज्यादा सीक्वेंस वाले न्यूक्लियोटाइड्स स्ट्रेंथ्स पाए जाते हैं और आपने उसको ढूंढना है, तो प्रोब लेबोरेटरी में आप बना देते हैं। रेडियो एक्टिवली लेबल होगा एडेनिन गवानीन साइटोसिन थायमीन, एडेनिन गवानीन साइटोसिन थायमीन, एडेनिन गवानीन। अब इसको आप इस बीकर में डाल दें, अगर इसका कोई कंप्लीमेंट्री इसमें होगा तो ये मैच हो जाता है, अदरवाइज ऐसे ही रहेगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इसका नहीं है तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर हम कहते हैं कि नहीं, इसका हमारे पास सीक्वेंस जो था वो कंप्लीमेंट्री था। जब कंप्लीमेंट्री था तो ये जो है जाके इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो उठा देते हैं। 64. RNA probe are also known as riboprobes कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 65. Which enzyme is used to synthesize RNA probes from the DNA template? जाहिर बात है RNA polymerase इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 66. Inactive या killed vaccine typically may require booster dose, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू आते हैं 67. Which vaccine type uses a modified bacterial toxin to immune system? Toxide vaccine. Option B is correct. 68. Subunit vaccines contain only specific antigenic part of the pathogens पाए जाते हैं। So option C is correct. 69. A key advantage of the live vaccine is inductions of the strong, long-lasting cellular and humoral immunity. So option B is correct. 70. Which type of vaccine does not contain any part of the germs, only the genetic instruction? mRNA या DNA vaccines. Option C is correct. 71. Which vaccine need booster dose most often? Inactive या subunit vaccine. So option B is correct. 72. Which vaccine types contain only a part of the germs? So subunit vaccine. 73. Which of the following is a major weakness of the Darwin original theory? New mechanism for heredity जिक्र नहीं था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 74. Darwin concepts of struggle for existence include, ये सारी चीज थी, कंपटीशन फॉर फूड वगैरह था, इसके साथ प्रेडिशन डिजीज वगैरह थी, क्लाइमेटिक चेंज भी था। सो ऑल ऑफ दिस। 75. Which factor is essential for the natural selection to occur? Heritable variation in traits. So option C is correct. 76. Darwin finches are the example of adaptive radiations, क्योंकि जाहिर बात है adaptations करेंगे तो वो survive करेंगे। So option B is correct. 77. According to Darwinism, evolution is primarily due to natural selections acting on heritable variation. 78. Which of the following is not a key postulates of Darwinism? Inheritance of acquired characters. MCQ आते हैं 79. Darwin books that introduce the theory of evolution by natural selection is the origin of species. Option B is correct. 80. Which of the following is central idea of the Darwin theory of natural selection? Individual with favorable variation survive and reproduce more. Option B is correct. 81. Neo-Darwinism modern synthesis differ from the original Darwinism in by incorporating mutations, Mendelian genetics and populations of genetics. एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने वैक्सीनेशंस की बात हुई है,
तो आप लोग वैक्सीनेशन का जो टॉपिक है बेहतर होगा कि आप जो सेकेंड ईयर बायोलॉजी में बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर है उससे अगर आप थोड़ा सा उसको कवर कर ले तो ये बेहतर होगा, आप सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन वहां पे जिक्र हुआ है, वैक्सीनेशन बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ केयर में इसका जिक्र आ चुका है, तो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट भी होंगे। इस तरह एवोल्यूशन में जो कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है, तो एवोल्यूशन की सारी थ्योरीज को आप पढ़ लें तो बेहतर होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।